हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हमने थोड़ा बहुत जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ हमने उसके अंदर किया था, उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। आज हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो सारा इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को कवर करते हैं। फर्स्ट है रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, ये वाली जो डेफिनेशन है मैंने बता चुकी हूँ मैं। It is defined as the ratio of potential difference applied across the conductor of the current flowing through it। कैसे किया था हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। V इज इक्वल टू कितना था? IR। ये पढ़ा था हमने ओम्स लॉ। और यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? V/I। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में हमने ये वाली डेफिनेशन बनाई थी। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन तो हम पीछे पढ़ चुके थे। अब देखो, इसको हम रेजिस्टेंस को एक और अनदर डेफिनेशन है वो देखो क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी ये क्या करेगा, किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका अपोज करने का, जो उसको जो रोकने का जो काम करेगा उसी को क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी SI यूनिट है वो भी बता चुकी हूँ मैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट क्या होती है इसकी? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया था? 1 ओम को डिफाइन किया था। और 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है? करंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1 वोल्ट बाय 1 करंट है, करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। ठीक है, ऐसे हमने 1 ओम को डिफाइन किया था। 1 ओम की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि 1 एम्पियर करंट अप्लाई करते हैं तो कितना पोटेंशियल, 1 एम्पियर करंट जब उसके अंदर फ्लो करेगा तो कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके अंदर? 1 वोल्ट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम सर्किट को या कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर ये डिटेल में करना तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में काज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसके क्या क्या कारण है रेजिस्टेंस के। हम किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे हैं तो भी उसके अंदर रेजिस्टेंस इंड्यूस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है वो देखना है हमने। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक बार इसको समझने के लिए एक डायग्राम समझते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर को हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रखा। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा। तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे। कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, रैंडमली मोशन होगा। जब हम इस कंडक्टर को अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें या किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, जैसे हमने यहाँ पे इसको, ये एक कंडक्टर लिया और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव। अब इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो कैसे मूव करेंगे? इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये, अब देखो ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? करंट के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ये इस साइड मूव कर रहे हैं। अब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। अभी इनको इधर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इनको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलने के लिए देखो ये एक ही रास्ता है यहाँ से। अब ये सारे के सारे इधर मूव कर रहे हैं और ये रास्ता क्या है? हम सपोज कर लेते हैं ये कि यहाँ पे ये रास्ता है छोटा और सारे मूव कर रहे हैं तो सारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कोलिजन होगा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो करंट है हमारा उसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और करंट कम, देखो ये करंट कम हो गया। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू कितना है? V/I। और करंट अगर हमारा कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। अगर समझ में, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए बाहर निकलना है। और यहाँ से जब ये वाला जो एरिया है ये छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपस में क्या हो जाएगा? इनका कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन होएगा तो टाइम क्या लगेगा वहाँ पे? मतलब इनको बाहर निकलने के लिए टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस
कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो कि एक होल है। ठीक है, एक होल है और उसके 2 एग्जिट डोर हैं। ठीक है, उस होल के अंदर बहुत सारे बंदे बैठे हैं और ऐसे बोल दिया जाए कि उस होल में आग लग गई, तो वो सारे बंदे क्या करेंगे, भाग के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर नॉर्मली वो आराम से चल के जाते तो आराम से 1 बाय 1 सारे क्या कर सकते थे, बाहर निकल सकते थे। लेकिन क्या हो रहे हैं, वो भाग के जा रहे हैं, और भाग के जाएंगे तो वो डोर के पास में क्या हो जाएंगे, सारे इकट्ठे होंगे ना, और डोर के पास में इकट्ठे होंगे, कोलिजन होएगा, और कोलिजन होएगा तो उनको बाहर निकलने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो करंट क्या हो जाएगा, कम, और करंट कम तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही सब इसमें लिख रखा है। इफ़ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए सेल और बैटरी, कोलिजन टेक प्लेस, मतलब किसी कंडक्टर को बैटरी से या सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कोलिजन हो जाता है, और वो कोलिजन किस किस के बीच में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इसके कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में। ड्यू टू दिस कोलिजन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन रीच एट इट्स डेस्टिनेशन गेट इंक्रीज, मतलब इनको अपने जगह तक पहुंचने के लिए, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दैट करंट ऑफ द सर्किट गेट रिड्यूस एंड हैंस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम्स इनटू प्ले, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस के ऊपर करता है। ये देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका सिंबल है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो इस टाइप से होता है, इसके अंदर कलर कोड्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये एक रेजिस्टेंस लिया, इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहेगा लेंथ के, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वो क्या हो जाएगा, किसके, एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। जैसे ये हमने यहाँ पे 2 वायर्स ले ली। ठीक है, हम मोटी और पतली वायर भी कह सकते हैं, ये मोटी वायर है। ठीक है, मोटी वायर है और इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, यानी इसका एरिया ज़्यादा है और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। और अकॉर्डिंग टू दिस V इज इक्वल्स टू कितना पढ़ा था हमने, सॉरी R इज इक्वल्स टू कितना पढ़ा था, V/I, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। और रेजिस्टेंस कम तो जो करंट है इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इस वायर के अंदर करंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी जो मोटी वायर्स होती हैं उनके अंदर करंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही सेम इसके अंदर हो जाएगा, पतली जो वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और करंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा। आगे इतना समझ में, ये पूरा समझ में आ गया ना मोटी और पतली वायर का, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में, और ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे जो ये रो है, इस रो को बोल सकते हैं हम रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, आगे इतना समझ में, रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, अभी ये पढ़ेंगे हम। देखो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। इसको समझने से पहले एक फॉर्मूला करो। देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा R इज इक्वल टू रो L/A, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने। यहाँ से हम इस रो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस रो को इस साइड रख लो, ये एरिया इसके डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, RA/, कितना हो जाएगा, L, ये बन गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कहीं आप इस फॉर्मूले से ये समझ लो कि जो रो है वो एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो ये रो है ये क्या है,
अलग अलग मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होती है इसकी रेजिस्टिविटी, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे सपोज कर ले कि एरिया भी हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, तो जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया कि एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है। तो यहाँ पे जो रो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने डेफिनेशन में लिख रखा है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा कब, जब हमारे पास में यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ हो, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल, रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ओम मीटर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अभी बताया था कि एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये किसके ऊपर क्या कैसे याद रखनी है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये अलग, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, अलग अलग यानी डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वो वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर ले, एक बार नोट कर लेना ये वैल्यूज़। अब करते हैं हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए हैव रेजिस्टेंस आर, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज ट्रेस टू थ्राइस इट्स लेंथ। मतलब हमारे पास में ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है एल, इसकी लेंथ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस कंडक्टर को हमने, यानी ए इसका एरिया है, इस कंडक्टर को हमने 3 गुना इसको खींच दिया, 3 गुना इसको खींच दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अगर हम इसको खींचेंगे ऐसे, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कितनी होगी अब इसकी 3L। अब इसको 3 गुना खींचेंगे हम तो इसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा ना, और एरिया कितना कम होगा, 3 गुना खींचा है तो हमने 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका एरिया कम हो जाएगा, यानी इसका जो नया एरिया है वो कितना बन जाएगा A/3, और लेंथ इसकी कितनी है 3। तो अब इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हमने, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और L की वैल्यू कितनी है 3L, R इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन तो ये होगी हमारे पास में, और जो नया रेजिस्टेंस है वो देखो कितना हो जाएगा, अब हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो को सेम रख लिया हमने, L लेंथ कितनी है 3L, अपॉन में एरिया कितना है A/3, तो A/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि अपॉन यहाँ पे अपॉन में 3 करोगे और 3 कहाँ चला गया ऊपर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R डैश इज इक्वल टू 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, रो L बाई ए, और ये वाली वैल्यू किसकी है, R की वैल्यू है ना, यहाँ पे R की वैल्यू है ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9R, यानी जो नया जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 9R बन जाएगा। मतलब हम अगर इसको 3 टाइम्स या 3 गुना इसको अगर खींचेंगे तो हम क्या करें, जो इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। मतलब इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया उसका, मतलब उसको 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि जो रेजिस्टेंस डायग्राम से अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं हम कि ये हमारे पास में एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर का हमें रेजिस्टेंस गिवन कितना है 5 ओम गिवन है, ठीक है। और इसी वायर को हमने क्या कर दिया, खींच के बड़ा कर दिया, कितना 2 गुना कर दिया इसको, यानी इसकी जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2L, और एरिया कितना हो जाएगा इसका A/2 हो जाएगा। सेम वैसा ही है ना, बस अब की बार हमें पहले से रेजिस्टेंस गिवन है, तो R की वैल्यू कितनी होती है रो L बाई ए, ये वाली वैल्यू होती है, तो R इज इक्वल टू R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रो लेंथ कितना है अब की बार 2L, एरिया कितना है A/2, और ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो R डैश इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया, रो L बाई ए और 2 इंटू में 2, ये वाली वैल्यू किसकी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसकी जगह पे हम R पुट कर सकते हैं, तो R डैश इज इक्वल टू R इंटू 4,
और जो रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 ओम दे रखी है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 4 यानी 20 ओम, यानी जो नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना आ गया आपके पास में 20 ओम। तो ये था आपका रेजिस्टेंस का टॉपिक, बहुत ही ध्यान से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।